मोदी जी। नहीं, वो जरा मोटा भाई का फोन आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बात कही है आपने गले मिलने की, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि 2 किलोमीटर हमसे दूर रहिए। भाइयों और बहनों, आप सब 2 किलोमीटर दूर रहिए हमसे, क्योंकि कोरोना चल रहा है। दूसरी बात ये कि ये कांग्रेसी सिर्फ बोल के मिट्टू हैं। गले लगाने की बात कर करके इन्होंने इस देश का गला घोटा है। और मैं नरेंद्र मोदी चाहता हूं कि अब ये सारी चालबाजी, गले लगाना, गले दबाना, ये ना चले, क्योंकि हमारी जो भारत माता है ये एक सोने की चिड़िया है, और इस सोने की चिड़िया का मूल्य नाले में बहाने अब हम नहीं देंगे। अभी क्राइसिस में हमारी स्थिति है, आप प्लीज इस क्राइसिस को सुझाव करने का बात करें। राहुल गांधी जी, ये गले वले लगाना क्या है? कोरोना बढ़ाना चाहते हैं आप तो यहाँ पे। थैंक यू मिस्टर मोदी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस कॉन्वर्सेशन के लिए। और किस किस के पास सवाल हैं? मिस्टर ओवैसी ने पहले सवाल उठाया था, मैं उनको आखिर में डालूंगा। उसके बाद विजय रूपानी, फॉलोड बाय फारूक अब्दुल्ला, फॉलोड बाय मिस्टर ओवैसी। 1 सेकंड। प्लीज गो ऑन मिस्टर रूपानी। तो मैं ये कहना चाहता था कि नरेंद्र मोदी साहब आए हैं हमारे बीच, हमें बहुत अच्छा लगा, और उनके नेतृत्व में हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। तो मैं बस राहुल गांधी जी से इतना कहना चाहूंगा कि जैसे वो बात कर रहे थे गले मिलने की, और वो कह रहे थे कि बीजेपी डेलीगेट्स को कांग्रेस में चेंज करने की, तो मैं कहना चाहूंगा अपनी तरफ से कि हमें बीजेपी ही रहने दीजिए, क्योंकि पप्पू जो आपका नाम घोषित हुआ है पूरे दुनिया जहां में, वो हर जगह बहुत पॉपुलर है। प्लीज रिस्ट्रिक्टेड। तो बस ये करना चाहूंगा। शुक्रिया। ओके ओके, थैंक यू। मिस्टर मोदी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये बात तो जाहिर है कि इस माँ बेटे की सरकार ने इस देश की पूरी गरिमा को मिट्टी में मिला दिया है। और जैसे कि आपने विवेक ओबरॉय की उस फिल्म का गाना सुना ही होगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं मिटने दूंगा। शुक्रिया शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया। फारूक अब्दुल्ला जी, आपका सवाल। जी, मैं नरेंद्र मोदी जी से एक बात कहना चाहूंगा कि देश हमारा इतनी बड़ी विकट स्थिति से गुजर रहा है, और आप यहाँ फिल्मों के गानों की बात कर रहे हैं। देश इतनी बड़ी समस्या से गुजर रहा है, और आप कांग्रेस की कारगुजारी के बारे में बता रहे हैं कि कांग्रेस ने गला घोट दिया। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप ही के पार्टी के एमपीज, आप ही के पार्टी के एमएलए जब बीमार होते हैं, तो वो जाके उसी कांग्रेस के बनाए एम्स में भर्ती होते हैं दिल्ली में। उनके पास कोई बीजेपी के बनाए हॉस्पिटल नहीं होते जहाँ पे उनका इलाज होता है। और आप 2 किलोमीटर दूर होने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गला घोटने की। सर, गला तो आप लोगों ने घोटा बिना तैयारी के, लॉकडाउन लगा करके। न जाने कितनी माताओं बहनों की जान चली गई, कितने बच्चे मर गए, रास्ते में चलते चलते खत्म हो गए। सर, गला तो आपने उनका घोटा है। ठीक 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 ठीक। एक मिनट सर, मोदी जी कुछ कहना चाहेंगे? जी स्पीकर सर, मेरे एक मिनट और मुझे चाहिए, अगर आपकी गुजारिश वो तो मैं 1 मिनट मुझसे लेना चाहूंगा। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। सर, ये इन्होंने गला घोटने की बात कही, मैं इस बात पे एक चीज कह रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस जैसी भी, लेकिन कांग्रेस के पास देखिए एक नरम दिल तो है। आपके पास 56 इंच की छाती तो है, लेकिन उस 56 इंच की छाती में एक नरम सा दिल नहीं है। अगर आपके पास एक नरम सा दिल होता, तो हमारी ये माएँ बहनें जो सड़कों पे धूपों में बॉम्बे से लेकर के उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक पैदल चले हैं, शायद ये सड़कों पे पैदल नहीं चलते, शायद इनकी जानें सड़कों पे नहीं जाती। जितने बच्चे भूख से मरे हैं, शायद ये बच्चे भूख से नहीं मरते। हकीकत तो ये है कि आपको मजा सिर्फ आता है गवर्नमेंट अपोजिशन को क्रिटिसाइज करने में, और जब कोई आप पे सवाल उठाता है तो आप एकदम, वो बिल्कुल बुरा लग जाता है, और आप तुरंत उसको अपने पार्टी के नेताओं से देशद्रोही डिक्लेयर करवा देते हैं। एक पूरी दुनिया में फेमस थे हिटलर, और अब इंडिया में फेमस है झुटलर। आपको पूरा इंडिया के बच्चा झुटलर कहता है। मतलब प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा सा संभालिए, और इनको डायरेक्टली प्रोनाउंस नहीं कीजिए। मिस्टर मोदी जी प्लीज, आप कुछ कहना चाहेंगे? फारूक अब्दुल्ला जी,
आपने जो ये सीधे इल्जामात लगाए हैं हमारे ऊपर, हमारी व्यक्तिगतता पे आप गए हैं। हम बताते हैं ये पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उसके खिलाफ है और आपके ऊपर कार्यवाही भी दर्ज हो सकती है, लेकिन हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। दूसरी बात ये कि आपने रखा कि माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे, हमारे देश की आबादी क्या है? क्या आप समझते हैं इतने सारे लोगों को एक साथ मैनेज करना कितना मुश्किल है? हम फंड जनरेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अभी भी देश क्राइसिस में है। ये पूरी कमिटी इसीलिए बैठी है कि आज डॉक्टरों से लड़ा जा सके, कम से कम एक तरफ हमारे जो फंड्स है वो काफी हो। पीएम केयर फंड भी हमने बनाया, उससे भी कई जगह हम मदद कर रहे हैं, लेकिन आप जो है हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल भी अपना सपोर्ट नहीं दिखा रहे। दूसरी बात ये जो गलत है भाई वो गलत है। नरम दिल होना कोई खास बात नहीं है। मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़े जो क्रिमिनल होते हैं उनका सबसे ज्यादा नरम दिल होता है। पत्थर दिल रख के, दिल में हम नेशनलिज्म की भावना रख के और दिमाग में और दिल में भारत माता की तस्वीर रख के जो चले वो है बीजेपी का मेंबर। शुक्रिया शुक्रिया मोदी जी, आई थिंक हम सब समझ पाए हैं। ओवैसी जी, आपका सवाल। जी, मैं अगर आप शुक्रिया स्पीकर साहब आपने ये बताने के लिए। फारूक अब्दुल्ला जी और बाकी डेलीगेट से मेरी सिर्फ यही दरखास्त है कि जो मुद्दा अभी आलमी वबा का है उस पर अगर ज्यादा ध्यान दें तो बेहतर होगा। और नेशनलिज्म की बात अगर आप कर रहे हैं तो रहन दीजिए मोदी जी। हमने देखा था कि जनवरी, दिसंबर और फरवरी में क्या हालात हुए थे, रहन दीजिए। खैर बहरहाल मैं आपसे जी एक और खास सवाल ये करना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपके जो पीएम केयर फंड्स हैं लगभग उसमें से अगर हमने इस मुद्दे पे अगर लगा दिया तो कितना लग सकता है? जैसे वो पहला सवाल है मेरा। दूसरा सवाल ये है कि मोदी जी जो इंसेंटिव्स या फिर जो मेथड्स हम उठा रहे हैं आयुष के लाइसेंसिंग, मैं पिछली बार मैंने सवाल पूछा था, शायद आपको समझ नहीं आया था। मैं फिर से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हम जो है डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं, इन लोग सेम कोर्स की तरह जाते हैं, ठीक। और अगर आप बात कर रहे हैं आयुष को और इसको, ठीक है, आपने इसका रिकग्नाइजेशन हम लोग को दिया है, मैं मानता हूं इस बात की। पर मैं इस जो मुद्दा ये है कि मैं लाइसेंसिंग की बात कर रहा हूं इस आलमी वबा पे और इस वक्त पर क्या हमें जो है इनको इस टाइम के लिए लाइसेंस देना चाहिए या फिर जो आने वाला वक्त है इसके बाद आने वाला, क्या उस वक्त की भी लाइसेंस देना चाहिए? कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर। मोदी जी, आपका जवाब। जी, क्या मेरी आवाज आ रही? जी मोदी जी, आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात जो इन्होंने पूछी मुझसे वो ये पूछी कि पीएम केयर फंड से हम कितना दे सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे ही कि पीएम केयर फंड का मकसद क्या था? लोग इस देश में भूखे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा। लॉकडाउन के समय भी पीएम केयर फंड का इस्तेमाल किया गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पीएम केयर फंड को भी अगर आप कंसीडर करें तो उसमें से 1 से 2,000 करोड़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? बीच में कनेक्शन कट गया था। हेलो जी, आप आ रही है मोदी जी, आप आ रही है। मैं कह रहा हूं कि पीएम केयर फंड में से 1 से 2,000 करोड़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो देश की जनता को, जो हम गरीबों तक जो खाना पहुंचा रहे हैं, जो राशन पहुंचा रहे हैं, वो हैम्पर होगा और उसके एक क्राइसिस से लड़ने के लिए हमें दूसरी क्राइसिस खड़ी नहीं करनी है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या ये जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जो आयुष वाले हैं, क्या उन्हें हमें हमेशा का लाइसेंस देना चाहिए? तो इसी बात पे मैं चाहता हूं कि आपकी राय क्या है, क्योंकि उन्होंने सीधा हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उन्हें परमानेंट लाइसेंस नहीं मिलता है तो वो हमारी मदद नहीं करेंगे और वो जितना भी काम कर रहे हैं उस पर भी स्ट्राइक पर चले जाएंगे। और जो हमारा जैसे प्लान बन रहा था कि कोरोना से उसको लड़ने के लिए बुलाएंगे,
वो हम नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे उनको, क्योंकि वो परमानेंट लाइसेंस चाहते हैं। क्या हुआ? अरे मोटा भाई, आप सब्जी लेके आए ना बाजार से, कर्फ्यू लग जाएगा। 2 मिनट का वक्त नहीं लगता, यहाँ पार्लियामेंट में बैठे हैं हम ऑनलाइन। अच्छा, पुलिस वाले ने रोका, पहचाना नहीं आपको? 1-2 लाठी लगा देनी थी ना। चलिए, अच्छा यहाँ आवाज तो नहीं आ रही हमारी? भाइयों और जी आ बहनों, गई। हमें निकलना पड़ेगा, मोटा भाई को सब्जी लेने जाना है। इन्हें किसी ने इनकी थोड़ी बेइज्जती कर दी है, हमारी मदद चाह रहे हैं। चलिए हम निकलते हैं। शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों के शुक्रिया बीच में अध्यक्ष महोदय आने जी, के लिए। आपका भी। शुक्रिया मोदी जी। Okay, delegates. I think that has been pretty clear. Your resolutions can go on as they were, and whatever paperwork you were working on can go on as it was. Just this, the introduction of these 2 points. That one is the whole thing about the fund. You clarified your doubts to the Prime Minister as to what fund you can use and what you cannot. Also, the fact about if you're going to use Ayush, then what the circumstance of that will be in the long term, because you're the Lok Sabha, you have to look at that in that perspective. Also, if you're going to use fourth-year graduates or whatever year graduates you're going to use, and what sort of availability are you going to give to them? Are you ready to make them doctors without having them pass an exam, which is a very big issue of its own, because हजार सालों साल मतलब there are thousands of people जो आते हैं, lakhs of students जो आते हैं and they fail their next exam, मतलब उनका क्लियर नहीं हो पाता है फाइनल ईयर का पेपर and then they get backlogged और वो सब होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आज क्राइसिस आ गया तो आप उन सबको बिठा सकते हैं एक ही बार में। इस बारे में you people will have to think as in how you can convince them also. This will, based on these points, you will have to find your final resolution, your final formation of the committee. Your final solution to the committee will be provided keeping these points in mind from now on. This doesn't affect the course of the committee in any other way, but the fact that you will have to discuss these specifics in your written paperwork and in your solution to the agenda. So now I'll put the house open to motions, if there are any motions. Otherwise, we'll shift back to the list of speakers. Are there any motions? Deputy Speaker, we cannot hear you. I want to raise a moderated focus on lack of testing in India. Okay, Bhagwanta, you want to read a motion for a moderate caucus for lack of testing. For total time? 20 minutes, 1 minute each. Speaker, hello. Yes, Salvi. Yes, sir. Priyanka Gandhi has raised a point of personal privilege. What happened? Is she not in the committee? No, Priyanka Gandhi is not in the committee. Somebody please explain to Priyanka Gandhi as to what happened in the committee, what dramatic steps took place in the committee just right now. Deputy Speaker, if you can do that, please do that. Yes. Okay. Further on, there was Mr. Jagan Mohan Reddy had raised up his hand. Yes, Salvi. Sorry. Yes. I was about to raise a motion, but I think it's not good right now. Okay, that works. Mr. Bhagwan Pan's motion for lack of testing for 20 minutes, 1 minute each speaker's time. All those in favor of speaking on the motion? The motion fails, so we'll be going back to the speakers list. Deputy Speaker, do we have Mr. Harshvardhan, Mr. Amit Shah, Mr. Uddhav Thackeray, or Ms. Nirmala Sitharaman committee? We have Mr. Harshvardhan here in the committee. Okay, Mr. Harshvardhan, your statement, please. Hello. Am I audible? Yes, Mr. Yes, Mr. Harshvardhan. Please go on. Yeah, I think after all the discussions, most of us are on the same page.
and we agree on almost all the things. The final right now, I don't really have any further comments. Okay, Delicate. Will you wish to yield to comments, questions, or the? Am I audible? Yes, you are. Delegate, would you yield I to would like to questions, yield to comments, or the comments. comments? Any comments on that speech? I would like to yield to comments. Okay, Delegate. Anybody who would want to comment on that? Okay. Seeing that, moving on, is Mr. Amit Shah, Nirmala Sitaram, or Uddhav Thackeray in committee? Okay, seeing none, we'll move on to the next speaker. Just a minute. Speaker, can you tell me who all are missing? Mr. Amit Shah, Ms. Nirmala Sitaram, and Mr. Uddhav Thackeray. Yeah, please note and contact these people and ask them to get back. Mr. K. Chandrasekhar Rao, your speech next. Good evening, respected chair and delegates. It's very heartening to note that we seem to be coming to a common conclusion after such fruitful round of debates. We very well know our country is depending on the decisions that we make on the House today. And I can assure you the path that we are choosing to work upon has been successful in the past. Historical precedent exists for recruiting medical trainees during times of crisis. During the 1918 Spanish flu, volunteer medical students in Spain were deployed to villages with insufficient medical personnel. In the US, the University of Pennsylvania School of Medicine reportedly gave just one lecture on influenza before sending clinical students to run an emergency hospital with little to no supervision, and it significantly helped the medical task force. Regarding issues raised by the opposition, I think opposition has almost come to terms with common terms with us. Regarding फारूक साहब से ये बोलना चाहूँगा कि हम टास्क फोर्स बनाने के पक्ष में हैं ताकि कोई भी अगर फ्यूचर में अगर पैंडेमिक आती है या कोरोना की सेकंड वेव आती है तो हम प्रिपेयर्ड हों, हमारे पास इस पहले से एक टास्क फोर्स रेडी रहे जो इस स्थिति से लड़ने के लिए सक्षम हो. मैं देशभक्ति गले लगाना पकौड़े खाना पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा. इट्स टाइम फॉर अकॉर्डिंग टू मी इट्स टाइम फॉर रणनीति एंड नॉट राजनीति. And apart from that, I would just like to reiterate that even if there is an protective equipment shortage, which is also the sideline of this topic, this workforce can still help manage care for patients with respiratory infections or assist with non-patient facing tasks like making phone calls, writing clinical notes, putting in orders, and working with specialist consults. So there are numerous of benefits that we can reap from this human resource, which is the fourth and internship medical students. With that, I rest my speech. Thank you. I yield to comments. Thank you, Delegate. Any delegates wishing to comment on that? Okay, seeing none, is Miss Smriti Rani in the house? Miss Smriti Rani, your speech next. Yeah. Thank you, Speaker. After going through the fruitful discussion, I believe that we all are on the same page to resolve the issue and we stand together for the welfare of our country. I think that's it. I'm happy about the discussion and that all the committees have come together. Yield to comment. Okay, any comments on that speech? Okay, Delegate. Next, we'll have Chief Minister Tamil Nadu, E.K. Palaniswamy, if he's with us. Okay, seems he also has an issue. Next, we'll have Mr. Arvind Kejriwal speak for us. Mr. Arvind Kejriwal. Yes, greetings to all the delegates. I would like to start with saying that we have indeed reached the common ground, and we do realize that any workspace, there is a division of labor. Although a doctor is in the center of the healthcare system, he or she is not the only entity. So when we talk about employing Ayush graduates or final year or intern medical students, we mean to employ them
to work in settings that parallel with their level of skill set and their knowledge, and to provide assistance to the doctors. With this being said, I think regarding other things, we have reached a common ground. Thank you, Delegate. Would you yield to questions or comments? Comments. Comments. Any comments on that? Okay, delegates. Delegates, would the committee want to go into seeing that most of the delegates have talked about resolution and the way that the committee is concluding with one common consensus, which is a very good thing of its own. BJP and Mr. Farooq Abdullah collaborating with the BJP and everybody collaborating together. It's a very fruitful thing. Something that I cannot expect to happen in the real Lok Sabha. Not at all, the way they're fighting. But in the same regard, if you're coming towards the conclusion, I mean, this is slightly informal only. Would you want something like an unmod caucus to better be able to discuss your paperwork now that the circumstances have changed? Because we now have the thing about the Ayush and the separate thing about the medical students. I mean, how you're going to recruit them on the basis of the funds you're going to need to spend and from where you're going to get those funds. Because maybe an informal discussion may be much more fruitful than a formal debate on that. So yes, I would like to raise an unmoderated caucus on this topic. Okay, Delegate. I'll open the house to motions, but I just wanted an informal sort of consensus on that. Okay. So the house is now open to motions. Yes, Mr. Shashi Tharoor, now you can file a motion. I would like to raise an unmoderated caucus to discuss about this agenda of Ayush doctors for long, around Delegate? 10 minutes. For 10 minutes. Okay, Delegate. All those in support? All those in support of the unmoderated caucus? Dr. Harshvardhan has raised their hand through the feature. Yes. Yes, delegates. This motion passes. Now you're going to go into an unmoderated caucus. Vice Speaker, please note, please take us out of the committee. Can you repeat, Speaker? Vice Speaker, please note, please take us out of committee. Okay, sure. Yes, Dr. Shashi Tharoor, your comments. Mr. Shashi Tharoor? Yeah, I would like to know about your like thoughts upon this, about Ayush doctors to get legalized without any proper examination being taken place. I think with that? Okay. I think it's a better option considering final year students. I mean, we're not saying we're going to blatantly admit anyone who walks the door. Obviously, there's going to be some sort of assessment before admitting them. But it's a much better option because they'll be more viable in future. I mean, the concept of using Irish shortener has already been ruled out in the committee. So sort of what's the point in beating around the bush, right? I agree to that part, but otherwise, there are some part of the society that still does like want to be treated by the Ayush doctors, and if they are not given this position, they all will completely go on strike. Then now what? Shashi, listen, Again, I think we can come up. Yeah, I think we can definitely come up with better resolutions. Legalize this. In a way, we'll promote other quarks to get registered with this. So even if people want to be treated with them, and if we legalize this, they will be further motivated to only refer to Ayush doctors. Exactly. So we have a situation in hand. We cannot legitimize quackery. I'm not saying Okay, all Ayush doctors are quacks, but since I think generally it will not send a great message. Quality of education would also decrease. Again, I feel that again the Ayush doctors cannot be paralleled with the modern medicine doctors, because see, the deployment of medication
as well as predisposing to the medical legal fact, the aspects are not comparative with both of them equally. Exactly. So giving them only a temporary license would be more feasible rather than, allocating all the demands. But again, This if is a we give major them a issue. I temporary think we can license, agree to the temporary license. Temporary I license agree with देना the fact ज़्यादा Like बेहतर है. also adding it as an asset to their portfolio. See, I also I think just a moment. I think if we give them a temporary license, then it will become a political issue. No government will be willing to remove this. It's like reservation आया था 5 साल के लिए, अभी तक चल रहा है, कोई हटाने की हिम्मत नहीं करता. So it नहीं, is उन्हें something if कन्विंस we करके get हम into बात it. कर सकते हैं इस चीज. We नहीं, can if we also get give them personal privilege. कर दी जाएगी ना. देखें, फिर अगर आयुष सेक्टर की बात आई तो ऐसे तो फिर नर्सेज वगैरह भी, उनकी भी डिमांड ये रहेगी कि हमें भी वेवर ऑफ कर देना चाहिए. नहीं आई मीन जैसे फिजिशियंस के साथ रह के उनको जो है अभी काम करना पड़ता है, तो उनकी भी डिमांड नहीं बढ़ेंगी. अगर हमने ऐसी लाइसेंसिंग करना शुरू कर दी तो only more sectors who gonna come up. That is one more issue. बिल्कुल परमानेंट लाइसेंस देने का कोई मतलब नहीं बनता. बोलिए. I'm sorry to interrupt, but can I speak? Yeah, definitely. Yeah, I'm sorry to interrupt, but it is a pre-existing fact that they are already licensed. Ayush doctors are licensed to practice medicine, just not modern medicine. They are properly licensed doctors. They have license to practice what they have been taught. That is agreeable. Again, that is agreeable. The main thing is, this is a COVID situation. A patient who gets Yes. corona, he will die. He will either survive Exactly. 14 days or die in 14 days. Exactly, and they cannot be expected. Yes. They cannot be expected to give the kind of healthcare that we require right now. Exactly. Which is because why the we are modern not medicine putting is them on the. established. Yes, Yeah, which so, is why I we would like to propose. say At the most, we can use Ayush doctors to increase the immunity of the general population, to give them advices. Yes, on the sidelines, which is what we are Yeah, proposing, that we can recruit them on the sidelines to do the work that that modern medicine doctors do not have the time to do, which is like promoting sanitization and basic hygiene. I think we can agree to that. Also, there is another point. There's another point we need to address. There's another point we need to address regarding the final year students, because again, they also need the incentives, because again, they have to pass the final exams, and they also are demanding incentives. Again, we can, for this, I think we can just give them again the temporary thing, but board certification would be given only after they pass the exam. See, we don't know कि वो कोरोना वायरस कब तक चलेगा. तो if we अगर हम उनका वेट करेंगे कि कोरोना वायरस खत्म हो और फिर से उनके एग्जाम लें, वो काफी एक इशू हो जाएगा. जैसे यूके ने एक अच्छा सिस्टम निकाला था. यूके ने उनको एग्जाम के थ्रू पास किया था, बट वो इतना ज्यादा हार्ड और इतना टिपिकल फोर्थ ईयर एग्जाम नहीं था. थोड़ी सी गुंजाइश थी. तो हम उस एग्जाम प्रोसीजर के थ्रू उनको निकाल सकते हैं. क्लिनिकल एग्जाम्स नहीं होंगे उसमें, क्योंकि अभी कोई क्लिनिकल एग्जाम्स नहीं हो सकते. Can I say something? No, you इससे फिर क्वालिटी ऑफ क्वालिटी हेल्थ क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि हमेशा से ये फॉलो होता रहा है. अब इस सिचुएशन में अगर हम इनको ऐसा इंसेंटिव देंगे तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम होगी क्वालिटी, हेल्थ क्वालिटी में. तो हम इस पे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते. और दूसरी बात मुझे लगता है कि अगर हम इनको give them a exactly we can provide them wages for the same. Yes, wages is better option. Wages is a better option so that we can raise. शिवराज, ये जो बात कर रहे हो ना, मतलब कि टेम्परेरी लाइसेंस के लिए, और केसी राव साहब आपने अच्छा किया कि बता दिया कि मतलब ये एक पॉलिटिकल इशू हो सकता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा, यार देखो, अब जो है ये पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, ये जो भी होगा, पर जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो आप लोग को पता है, मतलब वो लॉन्ग टर्म पे काम करती है. और जो ये कोविड जो क्राइसिस है वो एलोपैथी, मतलब यार उसका क्योर इसी में से आएगा ना. तो यार एक काम कर सकते हैं, जैसे कि जो फोर्थ ईयर वाले, जो फाइनल ईयर वाले, उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, पहली बात. तो जो
आयुष के वर्कर्स हैं, आयुष के मैं डॉक्टर्स की भी बात कर रहा हूँ, उनको उनको अगर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि ये एलोपैथिक का होगा पूरा। और जो आयुष के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब अभी 4th ईयर या वो भी इंटर्नशिप भी कर रहे होंगे, उनको भी ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। Can I say something? Sure. Yes, please. Do you think we even have reasonable funds to cater to both the societies? I mean, we're struggling for funds to give to the allopathy students, let alone Ayush also. Second thing is, you can give them a license that allows them to practice medical to a certain degree, not a license that allows them to practice a wide range of medicine as a normal licensed doctor does. So you can restrict their, where will you cater the funds? License which Where will you restricts cater the funds to protect them under a Thus, we have gone through the funds where we've talked about raising funds. फंड्स की बात आप लोगों ने निकाल लिया है, और रही बात आपकी टेम्पररी लाइसेंस, उसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें वो तो बाद में वो उसकी बारे में बात कर सकते हैं। और समथिंग्स रॉन्ग विद शिवराज। आई थिंक अनमॉडरेटेड कॉकस का जो टॉपिक था आयुष को लेके, उसमें सबका ये कंसेंसस है कि वी कुड नॉट एम्प्लॉय देम डायरेक्टली एंड वी कैन एम्प्लॉय देम ऑन द साइडलाइंस टू इंक्रीज द इम्यूनिटी एंड मेक द सोसाइटी अवेयर एज अ होल। उसमें अनमॉडरेटेड कॉकस का जो हमारा मेन टॉपिक था वो डिसाइड हो गया है, तो उसमें सबका अग्रीमेंट आई थिंक है। रिगार्डिंग 4th ईयर स्टूडेंट्स में कि उन्हें कैसे इंसेंटिव्स देने, उसमें हम डिबेट कर सकते हैं कि उनको पैसे, उनकी वेजेस बढ़ानी है या फिर उनको एग्जाम्स में हेल्प करना है, उनके एग्जाम्स में कुछ एक्स्ट्रा को देना है। I would suggest कि हम उन्हें delegates, I'm sorry, but I'm back. Delegates, excuse me, delegates. I'm just back for 1 minute. I just have 1 or 2 lines to say. You'll be breaking off at 4:35, and then you'll have the break till 4:50. But the vice chair will leave the session on, and you can have your unmod or whatever you want. You can have your internal discussion then over Zoom also. We'll leave the meeting on. And besides that, I just want to say that. Now, after this session, in the last session, I'm expecting some sort of paperwork to have been drafted. If there is one wing, then from that one wing. If there are 2 wings, then from both the sides, equivalent paperwork to have been drafted. And this time, the resolution should be watertight, as I've been discussing since the afternoon. So with that, I'll take your leave, and I will join back at 4:50. But most of you, if you wish to keep discussing, the session will be open throughout. The Zoom session will be open throughout. Even if it ends in 4 or 5 minutes, we'll restart it. You can rejoin. Okay. Thank you, delegates. I'm leaving. Mr. Patnaik, Naveen Patnaik, you were saying something. Ma'am, you were saying something. Yes, I just wanted to suggest the option of giving out certificates that will add to the CV, like proper government issued certificates from the district magistrate, listing how their effort and their service to the country has been recognized and is we are indebted in gratitude and stuff like that, so that it adds to the CV. It gives them proof of their contribution, while also keeping in mind that they are untrained and we do not really need to pay them. We are actually teaching them. We are training them to deal with situations like this, situations of crisis. Ma'am, you're suggesting that we just give them certificates and not pay them? Yes. I think I'm suggesting them wages. Well, I think the kind of work that we are expecting from them, this is more than enough, because we are not expecting a great degree of work from them for which we need to pay them. We're expecting them to help around. I think they won't. For this won't be the point of agreement. I think that don't you think the that Ayush would discourage workers them from joining? Exactly. I think the Ayush workers and the final year students can be paralleled, so that they don't feel left out or excluded. Because see, both of them don't have the license to practice the same. So if we keep final students as well as the Ayush students on a parallel level, then things can and approach to them in that way, things could also work. Are we talking Ayush students or Ayush professionals? I mean, Ayush professionals. Ayush professionals will take major offense to that, because they have studied for 5 years just the same as us with the same curriculum. They are just not allowed to practice allopathic medicine, and for that reason you are equating them
to a student who has not passed their exams, who is not a licensed doctor, who has never seen a But they patient don't in their have. life? That is not I'd true. like to comment on that, but they don't have the license to practice, and they can't really prescribe medicine. Even if we are to Exactly. give them license, Cannot we can't prescribe equate them allopathic to an. medicines. Yes, so studying about They allopathic can only medicine is quite prescribe. different Yeah, they because that can't is the prescribe allopathic Yes, established but they medicine. criteria will. for now. But this is a major point of offense, that you take somebody with a degree and compare them and deem them equal to somebody without a degree. In No, the school because based there's offense also Yes, a society. That would be difference. There's problematic. also a difference of the thing. Again, that's what I'm talking about. There's also a difference of the field that we are. I mean, you can't compare an engineer and a doctor on the same level. Exactly, that's what I'm pointing about. Modern medicine is established. Ayush is not established to treat COVID. Now we are keeping both of them as non-clinical on non-clinical aspects, and then we can only rationalize. That's what my point is. It's not because they are not It even makes them practiced. feel small. It's not about I, making. I'm just confused with your point. We just Yeah, me too. that we do I'm not really want, confused. yeah, we do not want Ayush practitioners to join the COVID force. That is the main point. That is everybody is Yeah, agreeing upon. exactly. Why do we need to debate Exactly. about? They can't join the COVID force. They have their importance, but their importance cannot be used right now. It is a In the emergency front situation. lines, yeah. Yeah, it's an That is emergency. completely understandable. All I'm saying is that you cannot equate the two and give them both equal benefits. So the only thing that we're disagreeing upon is whether to give them wages or a certificate for appreciation to the fourth year. Yes. So what do you people I think? don't think the I certificates would be enough of an incentive. I don't think Can so I that say it will be feasible. something? Yes. Yes, Adityanath is trying to say something. Okay, if we don't pay them, they will strike. If we pay them, we can't afford them. So I think you could not, like, okay, if they're demanding 50 lakhs, you could at least give them 50%, not exactly 50 lakhs, but you could cut down the amount. I think we can agree to Yeah, that. but I think we should pay them. Pay Little them, or but not more, but we have to as pay much them. as they want. I Like, agree Yeah, cut that down the we amount. should